हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ज्ञान सागर 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें सबसे अच्छा टॉपिक है मौलिक अधिकार। एग्जाम में प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं और हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार कौन से हैं, कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बात करते हैं कौन से राज्य से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है। तो देखो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद भाग की बात करें तो भाग देखो की आकृति 3 जैसी है, तो भाग 3। और अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। संयुक्त राज्य अमेरिका से इनको लिया गया है। और बात करें अनुच्छेद तो 12 से 35 से कितने मौलिक अधिकार हैं, तो देखो मूल अधिकारियों की संख्या वर्तमान, जब हमारे मूल संविधान जब बना था तब मूल अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 6। 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को इसको हटा करें। अगर इसकी अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 31 व 19 के संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। वर्तमान में 6 कौन कौन से इनके बारे में हम जानेंगे। देखो सबसे पहले समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 एक बार हम सबको देख लेते हैं कौन कौन से नाम है, फिर इनके विस्तार से हम इनकी रिवाइज करेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बात करें तो इनकी 19 से 22। 19 से 22 से उसके बाद में तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 से। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। 23 से 24 से चौथे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 से। धार्मिक 4 नंबर का है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इनकी बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक इनका उल्लेख है। 25 से 28। उसके बाद में 5वें नंबर पर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और शिक्षा संबंधी अधिकार अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 28 तो हो गया, 29 से लेकर ये है 30 तक। उसके बाद में लास्ट वाला छठा है, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। देखो बात करें हम 31 की तो 31 में हमने अभी बताया जो संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया था, उसमें उल्लेख था 7वें नंबर पर वो था। तो हमने जाना
हमारे मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अगर मूल संविधान की बात करें तो कितने थे? 7। कौन कौन से? समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद में दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। 4 नंबर का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम बात करें कितने कितने अनुच्छेद है तो 14 से 18। 14 से अगर बात करें तो इसमें 5 अनुच्छेद हैं। अगर 19 से 22 बात करें तो इसमें 4, इसमें भी 4 और इससे नीचे वाले में 2, सॉरी इसमें 4 नहीं है, 23, 24, 2, इसमें 4, इसमें 2 और इसमें 1। इस प्रकार से इसमें अनुच्छेद हैं। अब हम इनकी विस्तार से जानेंगे कि समता या समानता का अधिकार में 14 से 18 में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, कौन कौन से हमें अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमने अनुच्छेद अभी जाना, अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 इससे अधिकार से हम जानेंगे हमको कौन कौन सी स्वतंत्रता या समानता मिली है। तो सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं 14 नंबर की। इसमें विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इसका मतलब यही है कि भारत का जो भी संविधान है, जो विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान रूप से कानून लागू होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वह विधि के समान है। अगर आर्टिकल हम 15 की बात करें, इसमें धर्म है, नस्ल है, जाति, धर्म, नस्ल, जाति, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। समता या समानता के अधिकार में आर्टिकल 15 ये बोलता है कि हम किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते। बात करते हैं आर्टिकल 16। तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के अवसर की समानता। इसका मतलब यही है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो भी नौकरियां हैं उनमें आरक्षण के, जिसको जितना आरक्षण मिला उसके आधार पर समान रूप से दर्जा दिया गया है, किसी व्यक्ति को अवसरों में समानता। उसके बाद में अगर बात करें आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद कौन सा हो गया? 17। अगर बात करें आर्टिकल 18 की, तो इसमें उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों से मतलब होता है कि भारत राज्य सरकार या तो शिक्षा या सेना के द्वारा उपाधि दी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य दूसरे देश से अगर व्यक्ति को उपाधि मिलती है तो वह राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना उपाधि नहीं ले सकता। जैसे हमारे सम्मान है, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म रत्न है, पद्म भूषण है। अगर सेना की में बात करें तो महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है, वीर चक्र, इनको कौन से अनुच्छेद के तहत रखा गया है? आर्टिकल 18। तो हमने देखो समता या समानता के अधिकार को 14 से 18 में जाने कौन कौन से। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता, मतलब सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो भी वैकेंसी आती है या उनमें सबको समान दर्जा दिया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। उसके बाद में हमें दूसरा जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार।
दूसरे नंबर पर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमने 14 से 18 उसमें जान लिया। उसके बाद में बात करते हैं 19 से 22। 19 से 22 देखो स्वतंत्रता हमें कौन कौन से किस प्रकार से मिली है, कहां क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले 19A हमें आर्टिकल है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, अगर कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, तो आर्टिकल 19A में ही प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद में 19B, इसमें हमें किसी भी स्थान पर शांतिपूर्वक के बिना हथियारों के और सभा करने की स्वतंत्रता हमें, हम कहीं पर भी हमारे कहीं पर भी स्थान पर एक जगह बैठ कर जो बिना हथियारों के हम सभा कर सकते हैं, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। उसके बाद में 19C, अगर हम 19C की बात करें तो इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम कोई भी संघ बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद में 19D, अगर हम 19D की बात करें तो 19D से मतलब यह है कि देश के किसी भी क्षेत्र में हम आवागमन कर सकते हैं। भारत के कहीं पर भी, देश के किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, हम किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं आसानी से। उसके बाद में 19 से E, अगर E की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं, वहां पर बस सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास व बसने की स्वतंत्रता। उसके बाद में 19F, जो फिलहाल वर्तमान में इसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था। कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को। तो हमको वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। 19F को हटा दिया गया। उसके बाद में 19 से जी में देखो क्या है, इसमें सीधा सीधा ये है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, हम कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी व्यापार कर सकता है, कहीं पर भी जीविका चला सकते हैं। व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है, तो देखो ध्यान देना, एक बार हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 से। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 से, जिसमें कितने 1 2 3 4 मतलब 6 हैं, तो 19A बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। बात करें 19B, तो बिना हथियारों की शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं हमें। तीसरा 19C, संघ बना सकते हैं, कोई पर भी संघ बना सकते हैं। और 19D की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता हो सकती है। अगर 19C की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में हम निवास व बसने की स्वतंत्रता। पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन उसको धारा 370 हटाने के बाद में हम वहां पर भी बस सकते हैं, वहां पर भी जमीन खरीद सकते हैं। बात करें 19F, जिसको अब वर्तमान में हटा दिया गया है, जो संपत्ति के अधिकार को उल्लेखित करता था और हटाया गया। कब गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बात करें 19G, तो व्यापार में जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब हम अनुच्छेद 20 में आते हैं। अनुच्छेद 20 देखो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो इसकी बात करते हैं किस प्रकार से
पहली बात, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली बात कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध करने पर उसकी सजा एक बार ही दी जाएगी, दोबारा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को 24 से मतलब है किसी भी, जैसे देखो, एक बार हम दोबारा जानते हैं कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस प्रकार से दिया गया। तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली कि किसी भी व्यक्ति को एक बार अपराध करने की सजा सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मिलेगी। दूसरी बात वह देखो, दूसरी बात क्या है, अगर कोई व्यक्ति या किसी को मतलब आज कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और उसको आज सजा मिलती है, तो उसकी सजा न तो पहले वाले कानून के तहत मिलेगी, न आगे आने वाले जो सजा मिलेगी, जो वर्तमान में जो कानून उसके तहत मिलेगी। और तीसरा बिंदु था, उसमें कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो हमने जाना अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 21 से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चे, राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 क में अगर बात करें इसको कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में कई बार में पूछा जाता है। तो राज्य के 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 22 की, 22 में सीधा सीधा ये लिखा गया है कि, एक मिनट देखो, इससे पहले हमने जान लिया 21 के 21 ख से पहले एक था अनुच्छेद आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा जो भी कानून उपलब्ध हैं उससे वंचित नहीं किया जा सकता, जो भी सेवाएं हैं। उसके बाद में आर्टिकल 22, ये व्यक्ति की बात करें अपराधों प्राण देख हो गया। उसके बाद में कुछ दशाओं में गिरफ्तार, देखो कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध का संरक्षण व निरोध का संरक्षण। पहली बात, इसमें भी 3 तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है। पहली स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना। और तीसरी बात ये कि स्वयं के प्रति या अपने जो भी वो अपने वकील होता है उस वकील को से सलाह लेने का उसको अधिकार मिलेगा। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर पर है, देखो उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर बात करें हम अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 23 व 24 से सबसे बात करते हैं आर्टिकल 23 की। इसमें क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का परिच्छेद। किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, उसको जबरदस्ती उसे बेगारी नहीं ली जा सकती। तो आर्टिकल 23 में इसका उल्लेख है। उसके बाद में आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इससे मतलब यही है कि जो भी 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे किसी भी कारखानों या जो भी कोई भी जोखिम में बड़ा प्रदेश है या जोखिम भरा काम है वह नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, जो 14 से कम वर्ष के आयु के कारखानों में बच्चों को लगाया नहीं जा सकता। अब देखो उसके बाद में देखो 4 नंबर का है धार्मिक
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 25 से 28। सबसे पहले आर्टिकल 25, अंतःकरणे तथा अंतःकरण की ओर या धर्म, मतलब सीधा सीधा मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के अनुसार जो भी उसको पसंद है वह धर्म में प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। उसके बाद में अगर बात करें आर्टिकल 26 की तो इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसका मतलब सीधा यही है कि कोई भी धर्म के आधार पर कोई भी संस्था खोल सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है, कोई भी संस्था चला सकता है। उसके बाद में आर्टिकल 27, इसमें कर देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर हम अपनी इच्छा से कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं। कोई भी सरकार के द्वारा भी किसी भी धर्म के व्यक्तियों को न तो कर देने के लिए बाध्य कर सकता है और न ही उसे दिया जा सकता है। अगर हम बात करें लास्ट वाले आर्टिकल 28 की, इसमें सीधा सीधा ये लिखा गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकती। ऐसे शिक्षण संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या किसी भी धर्म उपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी जो भी कोई धर्म के द्वारा चला बला जबरदस्ती उसको उसे कोई भाषण हो रहा है या कोई भी उपदेश हो रहा है उसमें जबरदस्ती उसमें ले जाया नहीं जा सकता। तो हमने जाना आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो सकती है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी संस्था बना सकता है। आर्टिकल 27 की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को धर्म के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा किसी भी विद्यालय, शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी विद्यालयों में नहीं दी जा सकती और न भी किसी उपदेश में उनको जबरदस्ती ले जाया जा सकता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। देखो 5वें नंबर पर है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें दो अनुच्छेदों का, एक तो 29 और 30। देखो आर्टिकल 29, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को हितों की संरक्षण, वर्गों के हितों का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या भाषा के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में उसको प्रवेश देने के लिए रोका नहीं जा सकता। अगर हम बात करें आर्टिकल 30 की, इसमें अल्पसंख्यक या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व उनको अधिकार देना, वह अधिकार, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसको सरकार के द्वारा जो भी अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा वो उसको उपलब्ध करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं लास्ट वाला और अंतिम 6 वाला, जिसको बोलते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। हमने पढ़ लिया। और लास्ट वाला कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद का उल्लेख है, अनुच्छेद 32। तो देखो इसमें किसी भी व्यक्ति का अगर कोई 4-5 प्रकार की न्यायालय के द्वारा रिट लगाई जा सकती है। और इसको एक बात और, इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। इससे जो भी ये मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। कई एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे मौलिक अधिकारों में
कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 रिट दायर कर सकता है कोई व्यक्ति। 5 प्रकार की रिट हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो अगर बंदी बनाने वाला ये व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है, जिससे तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रभाव पेश किया जाता है। उसके बाद में हम दूसरी की बात करें तो दूसरा होता है परमादेश। परमादेश, इससे मतलब है कि कोई भी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा या कार्य नहीं कर रहा, तो उस पदाधिकारी को न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य का पालन। तीसरी बात करें, तीसरी है प्रतिषेध। प्रतिषेध लेख, इसमें सीधा सीधा ये है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश जारी किया जाता है कि इस मामले को अपने इस पर यहाँ पर कार्रवाई नहीं करे, ये उसके अधिकार क्षेत्र का है। अगर बात करें हमें 4 नंबर के उत्प्रेषण। उत्प्रेषण से मतलब है कि इसके द्वारा जो भी अधीनस्थ न्यायालय है उसको ये निर्देश दिया जाता है कि अपने पास में जो भी लंबित मुकदमे हैं उसके न्याय निर्णय के उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। और लास्ट वाला था अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख, इसका मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। जब तक इस बात का वह संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाता तो वह कार्य को नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज हमने हमारे संविधान का बहुत ही अच्छा टॉपिक था मौलिक अधिकार, इसके बारे में हमने उनके अनुच्छेदों मौलिक अधिकारों के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों, हमसे जुड़े रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।